हेलो एवरीवन, ईएडी परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चलिए सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएं। सभी जल्दी से लाइव आते जाएं और सेशन की शुरुआत करते हैं। बेटा यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। कल हमने पढ़ा कल समांतर ऑपरेशन, तो कल लास्ट में हमने एंड किया था क्लास को एस ए बराबर में जेड बी बटे में जेड ए प्लस जेड बी इंटू एस एल, और ट्रांसफॉर्मर ए यानी ए इतने लोड को रखेगा, एस बी बराबर में जेड ए प्लस जेड बी इंटू एस एल। ये ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा? आईटी की किताब 499 की नहीं, इतने महंगी थोड़ा जाएगी। 100-120 रुपये की किताब है वो। जब आएगी तो सबसे पहले आप लोगों को ही इन्फॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया था। अब देखिए बेटा, यहाँ पर एक स्टेटमेंट, मैं 2 स्टेटमेंट लिखाऊंगा आपको। यदि ये कहा जाए, यदि समांतर ऑपरेशन कोई करवा रहा हूं जहां कल छोड़ा था, यदि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग बराबर हो, यदि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग बराबर हो तो यह अपने आंतरिक प्रतिबाधा के अनुसार लोड का बंटवारा करते हैं। लोड का बंटवारा करते हैं। क्या है कि ये जो चीज़ें होती है बेटा, ये एग्ज़ाम में जब आती है तो बच्चे को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया भाई, तो आंसर नहीं कर पाएगा, तूने तो पढ़ा ही नहीं। क्या है, जब ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग आजकल, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी अपना पेपर में बच्चों को अपना दे रहा है भाई, तो इसीलिए आपको हर तरह से तैयार करने का प्रयास है मेरा। क्या है, यदि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग बराबर हो तो यह अपने आंतरिक प्रतिबाधा के अनुसार लोड का बंटवारा करते हैं। पहला अब पॉइंट तो बेटा ये लिखेंगे। दूसरा पॉइंट ये है, यदि ट्रांसफॉर्मर का आंतरिक प्रतिबाधा बराबर हो, जो कि हम कंडीशन में भी लिख चुके थे, प्रतिबाधा बराबर हो तो यह अपनी रेटिंग के हिसाब से, रेटिंग के अनुसार लोड का बंटवारा करता है। लोड का बंटवारा करता है या करते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गए बेटा पूरे पूरे लिखे गए स्टेटमेंट। लेकिन एग्जामिनर
ये स्टेटमेंट पूरा नहीं लिख रहा, अगर पूरा लिख के सवाल पूछेगा तो आप कभी भी गलती करेंगे ही नहीं। एग्जामिनर सिर्फ देखिए क्या ऑब्जेक्टिव पूछता है। एग्जामिनर सवाल पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। देखिए आज का सवाल नंबर 1 है कि दो ट्रांसफॉर्मर समांतर में चल रहे हैं तो वह किसके अनुसार लोड का बंटवारा करेंगे। लोड का बंटवारा करेंगे। तो एक में ऑप्शन दिया है आंतरिक प्रतिबाधा, बी वोल्टेज के अनुसार, सी यहां पर दिया है धारा के अनुसार, और डी नॉन। तो यहां तो बच्चे गलती नहीं करेंगे, उनको पता है कि देखो जी एक कंडीशन ऐसी जिसमें सर ने आंतरिक प्रतिबाधा लिखवाया था तो बच्चे से सही कर देंगे। ये हो गया। देखो दो ट्रांसफॉर्मर समांतर में चल रहे हैं, किसके अनुसार लोड को शेयर करेंगे, आंतरिक प्रतिबाधा यानी कि इंपीडेंस। इसी में बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि दो ट्रांसफॉर्मर समांतर में चल रहे हैं तो वह अनुसार लोड का बंटवारा करेंगे। ऑप्शन ए में दिया है वोल्टेज, ऑप्शन बी में दिया है धारा, ऑप्शन 3 में दिया है ट्रांसफार्मर की रेटिंग, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या कहेंगे बेटा आप? आपने कहा सर रेटिंग दिया है तो आपने टिक इसे लगा दी। ठीक है जी। नेक्स्ट अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। बेटा ये चीजें किताबों में एक सवाल देकर छोड़ देता है, मैं आपको 3 अलग अलग कंडीशन के साथ में बता रहा हूं कि गलती मत करिएगा। दो ट्रांसफॉर्मर समांतर में चल रहे हैं तो वह अनुसार लोड का बंटवारा करेंगे। राइट जी। अब देखिए ऑप्शन मैंने क्या दिए। ऑप्शन मैंने दिए हैं वोल्टेज, ऑप्शन मैंने बी दिया है धारा, सी दिया है मैंने आंतरिक प्रतिबाधा, ऑप्शन डी रेटिंग। तो बच्चा फंस गया, पूरा सवाल नहीं लिखा तो प्रतिबाधा और रेटिंग दोनों दे दिया। पूरा सवाल लिखना था एग्जामिनर को। सच बात यह थी कि एग्जामिनर को पूरा सवाल लिखना था कि क्या चीज बराबर है, तो उत्तर तो तब आता। लेकिन एग्जामिनर भी कर क्या रहा है? कोई भी ऑब्जेक्टिव किताब उठाता है और देखता है
वो बेचारा ये भी कष्ट नहीं कर रहा कि कम से कम सवाल को तो पूरा लिखूं, तो सवाल अधूरा था। लेकिन बच्चों को किताबों में तो यही है, तो उसको तो मास्टर जी गलत लगते हैं, किताब सही लगती है कि ना जी ये है। तो हमेशा याद रखिए बेटा, क्योंकि किताब ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते जैसे मैं आपको बता सकता हूं। दो ट्रांसफॉर्मर समांतर में चल रहे हैं और किसके अनुसार लोड का बंटवारा करेंगे, तो अगर आप सी को टिक करेंगे तो 95% सही होगा। अगर आप सी को करेंगे तो 95% सही हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर किताबों में यही दिया है। ये किस में दिया था, ये जो यूपीएससी ने एग्जाम करवाती है जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का, इसमें दिया था एक बार रेटिंग। अदरवाइज आज तक ये पेपर में आंतरिक प्रतिबाधा ही आया है। तो आपको भी आंतरिक प्रतिबाधा पर ही टिक करना है। यदि ये चारों आ जाते हैं, तुम्हें कमाना है नंबर, तुम्हें 1 नंबर कमाना है। तो सही चांस किस पर है बेटा, आंतरिक प्रतिबाधा पर। ठीक है जी, तो आंतरिक प्रतिबाधा को आपको टिक लगाना है जी। चलो बाबू आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी। ये भी बड़ा फेवरेट सवाल है। क्या एक डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर के साथ में कौन सा ट्रांसफार्मर समांतर में चल सकता है, समांतर में चलाया जा सकता है। तो यहां आ जाइए, देखिए जी। ऑप्शन ए दिया है स्टार स्टार, ऑप्शन बी दिया है डेल्टा डेल्टा, ऑप्शन सी दिया है डेल्टा स्टार, ऑप्शन डी दिया है ओपन डेल्टा। बताइए जी। तो हमने एक चीज सीखा है कि समान फेज ग्रुप को चलाएंगे तो ना इसे सिर्फ चलेगा डेल्टा स्टार। और डेल्टा स्टार की जगह देखो, दोनों को एक साथ नहीं लिखेगा, डेल्टा स्टार के साथ में समांतर में चलाए जा सकते हैं डेल्टा स्टार या फिर स्टार डेल्टा। क्या डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा? मुकेश जी एक बात बताओ, सोनवीर सर आराम कर रहे हैं क्या भाई? हाँ जी भाई साहब, आराम कर रहे हैं सर? बताओ अगर तुम्हें लग रहा हो आराम। 5 बजे से सुबह 7 बजे तक तुम्हारी 2 घंटे की क्लास वो गणित की ले रहे कि यार गणित को एक बार समाप्त कर दूं, क्योंकि बच्चों को मुश्किल लगता है। फिर वो 12 बजे भी गणित ले रहे कि यार इसे खत्म ही करूं मैं ही बोला कि एक तरफा एक को ही निपटा दो पहले। तो भाई ये पहले आपकी ये भी 1 घंटे की क्लास थी, ये भी बेचारों ने अब 2 के बजाय 3 घंटे क्लास कर दी। तो भाई ये टीचर ने कोई गुनाह तो कर नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर होती है कि टीचर तुम्हें 20 घंटे पढ़ाए कोई इज्जत नहीं, लेकिन तुम्हें जो नहीं आता वो नहीं पढ़ाया तो वो 0 बेचारा है। नहीं बाबू, ये हालत है। तो गुरुजी है फॉर्म में, इसलिए शार्पली मैंने एक कसम खा ली, मैंने क्या, मुझे 9 बजे आ जाना है और अपने काम को भैया प्रॉपरली निभाना है। तुम लोगों के कमेंट विधि पे ज्यादा ध्यान दूंगा तो भाई नुकसान मेरा है, क्योंकि आपसे ज्यादा कीमती मेरा समय है। चलो बेटा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इसी से संबंधित है। अगर डेल्टा स्टार है तो ये डेल्टा स्टार समान ग्रुप से ही चलेगा या स्टार डेल्टा से चलेगा। तो देखिए
दिए गए दिए गए किस कनेक्शन में दिए गए किस कनेक्शन में 30 डिग्री लैग या लीड संभव है? दिए गए किस कनेक्शन में 30 डिग्री लैग या लीड संभव है? ए स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा या ओपन डेल्टा? उत्तर बताओ। उत्तर बताइए जी। किसमें संभव है 30 डिग्री लैग या लीड? तो 30 डिग्री इसी में संभव है। देखो स्टार स्टार में 0 या 180, 0 या 180, और इसका तो मतलब ही नहीं, ये तो है ओपन डेल्टा भाई। तो या तो स्टार डेल्टा, अब देखो याद करो, YD1 DY1 YD11, तो 30 डिग्री लैगिंग और लीड किस में दर्शाते थे? तो आप दर्शाते थे स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार में, तो इसी में 30 डिग्री लैग या लीड संभव है। क्वेश्चन नंबर 6, किस कनेक्शन को ऐसी जगह करेंगे जहां पर मिक्स्ड लोड होता है? बोलो जी। जहां पर मिक्स लोड हो वहां किस कनेक्शन को इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन भी लिखूं? ऑप्शन ए डेल्टा डेल्टा, ऑप्शन बी डेल्टा स्टार, ऑप्शन सी स्टार डेल्टा, और डी स्टार स्टार। बोलो बेटा, बोलो। डेल्टा स्टार, अरे वाह रे वाह मेरे सर, डेल्टा स्टार हो गया। ठीक है जी, चलो अब आगे चलें। इसे रफ करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। समझ गए भाई क्या क्या कहानी लिखवाई सर ने? देखो एक ही सवाल के 3 बना के बताए तुम, कि भाई एग्जामिनर कैसे भी घुमाए, एग्जामिनर पे पागल मत बनना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर है 7। तो ट्रांसफार्मर समांतर में चल रहे हैं तथा इनका आंतरिक आंतरिक प्रतिबाधा ZA बराबर में 5 ओम, ZB बराबर में 3 ओम है ना? कम ही रख ली हमने।
तथा लोड केवीए 40 है। लोड केवीए कितनी है? 40 है। तो ट्रांसफार्मर लोड का बंटवारा किस प्रकार करेंगे? लोड का बंटवारा किस प्रकार करेंगे? तो हमें तो पता है एस ए बराबर में जेड बी बटे जेड ए प्लस जेड बी इंटू 40। एस एल होता है ना, देखो तो जेड बी 3 है, 5 और 3 8 और गुणा 40। तो ये कितना हो गया? 8 5 40, 5 दिया 15 केवीए। एस बी बराबर में जेड ए प्लस जेड बी इंटू क्या होता? एस एल होता। तो जेड ए कितना है? 5 बटे में 8 गुणा 40। तो ये हो गया 25 केवीए। तो ये 15 केवीए को चलाएगा, ये 25 केवीए को चलाएगा। कोई नहीं जसवीर जी, कंफ्यूजन है तो रहने दो भाई, अब क्या कर सकते हैं। बेटा कभी आपको ये कहा गया है? हाँ भाई बाबूजी जरा ये बताओ, तुम आइडल ट्रांसफॉर्मर को वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेट कर रहे हो, कभी कोई संबंध बढ़ाया तुम्हें? आइडल ट्रांसफॉर्मर कभी वोल्टेज रेगुलेशन जीरो भाई साहब इसलिए होता है, वो जो पावर फैक्टर के हिसाब से तुमने लिखा है ना, वो लिखते हो प्रैक्टिकली कंडीशन में। और आइडल में तुमने वोल्टेज रेगुलेशन जीरो भाई साहब इसलिए लिखा है क्योंकि जो वोल्टेज रेगुलेशन है ना, वो वाइंडिंग के रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस के कारण आता है। अब बाइंडिंग में जब रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज रेगुलेशन कहां से आएगा? जब कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है तो वोल्टेज रेगुलेशन तुमने जीरो कर दिया। अच्छा, अब लैगिंग पावर फैक्टर अंकल जी इसलिए आता है, मेरी बात सुन ले भाई, इसलिए आता है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए तो कुछ ना कुछ हल्के फुल्के मैग्नेटाइजिंग करंट की जरूरत होती ही है ना, चाहे आइडल ही क्यों ना हो। मैग्नेटाइजिंग कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए तो आइडल ट्रांसफॉर्मर में जब रजिस्टर नहीं है, एक्स नहीं है, तो मैग्नेटाइज करने के लिए एक्सएम तो आया ना, और जब एक्सएम आ गया तो भाई लैगिंग पावर फैक्टर ही है जीरो। तो आप प्रैक्टिकली को आइडल से रिलेट करके पढ़ रहे हो तो समस्या हमेशा रहेगी। बोलो भारत माता की जय और आ जाओ। नेक्स्ट है देखिए जी क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर भी दो चीजों को लेकर चलेंगे। देखिए ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किसमें होती है? ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है? क्यों होती है? तो इस वाले सवाल में भी मेरे बच्चों तुम्हें कुछ डाउट होता है, तो यहां भी दो अलग अलग सवाल लेकर चलते हैं। देखो कैसे, ठीक है जी, कैसे ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है? तो पहला एक ऑप्शन क्या है भाई? चाहे केवीए में लिख लो, चाहे वीए में लिख लो, चाहे एमवीए में लिख लो, ये कुल मिलाकर अपरेंट पावर ही तो है। तो पहला ऑप्शन है
पावर फैक्टर के कारण, या ये लिखो पहला पहला ऑप्शन यहां पर लिखते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर को बनाते समय, ट्रांसफॉर्मर को बनाते समय लोड का पावर फैक्टर पता नहीं होता। पहला तो ये पॉइंट है भाई। पहला पॉइंट क्या है, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है? पहला पॉइंट ये ले लो कि पहला ऑप्शन ये था। ऑप्शन बी ये कह रहा है प्रतिरोध की वजह से, प्रतिरोध के कारण, प्रतिरोध के कारण तो है ही नहीं भाई कारण। ऑप्शन सी वोल्टेज के कारण, तो ये भी कोई बात नहीं है। और डी नन ऑफ दीज। देखो बेटा, तो पहला स्टेटमेंट ये था, तो आपने तुरंत कहा कि सर सही बात यह है, ट्रांसफॉर्मर को जब हम बना रहे हैं तो भाई ट्रांसफॉर्मर को डिजाइन करते समय हमें तो नहीं पता भाई पावर फैक्टर बेटा किसका होता है, पावर फैक्टर होता है लोड का। तो सर हमें तो रियल में ये पता ही नहीं कि ट्रांसफॉर्मर को हम इस्तेमाल कहां करने वाले हैं, सर हमें नहीं पता। तो फिर हम किसमें रेटिंग रखे भाई, जिसमें वोल्टेज और करंट का हमें पता है, तो दोनों की गुणा करके रेटिंग ले लेंगे। तो इसमें हमने ये टिक लगा दिया क्योंकि ये सही था। ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन यही है, मतलब सवाल क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। इसी में कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है। तो ये कह रहा है, ऑप्शन ए लिख रहा है प्रतिरोध के कारण, ऑप्शन बी कह रहा है वोल्टेज के कारण, ऑप्शन सी कह रहा है ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस, ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस वोल्टेज व धारा पर निर्भर करते हैं। ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस वोल्टेज व धारा पर निर्भर करते हैं। तुम सोच रहे होंगे सर कैसे? कॉपर लॉस करंट के अकॉर्डिंग आता है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग। तुम ओपन सर्किट टेस्ट करते हो जहां रेटिंग वोल्टेज लेते हो, तो ओपन सर्किट टेस्ट में आयरन लॉस आता है। ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दीज। तो यहां पर ये सवाल को सही लगाना है। अच्छा जी, फिर सर और कुछ चलें क्या? क्वेश्चन नंबर 10वां फिर और है। मेरा दिल नहीं माना कि यार कभी तुम गलत कर बैठो, तुम्हारे सारे ही संशय को दूर कर देते हैं भाई। ये है कि ट्रांसफॉर्मर में या ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीए या एमवीए कुछ भी होता है करंट पावर में क्यों होती है? क्यों होती है? ऑप्शन ए देखो जी, ऑप्शन ए कहता है कि ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस वोल्टेज व धारा पर निर्भर करते हैं। पहला स्टेटमेंट तो ये था। दूसरा स्टेटमेंट ये है प्रतिरोध के कारण,
की स्टेटमेंट ये है, लोड का शक्ति गुणांक पता नहीं होता। और डी, वोल्टेज के कारण। तो यहां बच्चा गलती करता है, यहां फंस जाता है भाई। क्या कहे वो एग्जामिनर को कि अब इनमें बेस्ट कौन सा है, किसे आप टिक लगाएंगे कि सही होने का चांस ज्यादा होगा। ना ना ना, इसमें आपका अगर इसे आप टिक लगाओगे तो सही होने का चांस आपका ज्यादा है। ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस, एक बच्चा बी कह रहा है, राजू जी बी कह रहे हैं, आज से मैं पढ़ाना ही बंद कर दूं क्या भाई? बी का तो कोई लॉजिक ही ना है। प्रतिरोध के कारण हमने क्या लिखवा दिया? तो तब अगर दोनों एक साथ आएंगे तो पहले किसको देना है प्रायोरिटी? ए को देना है। प्रायोरिटी किसे देना है? ए को देना है। एक एक चीज बता के चल रहा हूं भाई, समझ गए जी क्या करना है? समझ गए प्रायोरिटी किसे देके चलना है? लॉसेस का एक वोल्टेज है, एक आई है, इन दोनों की गुणा करते हो तो यही तो है पावर, अपरेंट पावर, जिसकी यूनिट तुम केवीए वीए ये बोल रहे हो भाई, यही तो है। तो वोल्टेज जब आपने ओपन सर्किट टेस्ट निकाला था तो कैसे परफॉर्म किया था? फ्लक्स का ऑप्शन होना हो कोई मतलब ही नहीं भाई। मैंने कहा सही, सी सही था, मैंने तो देख लो ना ऊपर। इसका मतलब आप जो 3 सवाल करवाता हूं आपको तुम मतलब नहीं समझते। अगर ये अकेला होता तो ये सही है, ये अकेला होता तो ये सही है। अगर दोनों एक साथ आ जाएंगे तो महत्व ए को दे के चलना है, क्योंकि आपका उद्देश्य अपनी नॉलेज को प्रूव करना नहीं, नंबर कमाना है। एग्जामिनर तुमसे जस्टिफाई थोड़ा ही करवाएगा कि ये यूं। एग्जामिनर ने तो ये देखना भाई, इसने ये लगाया तो नंबर दूंगा, नहीं लगाया तो 0 नंबर दूंगा मैं तो भाई इसलिए अगर दोनों एक साथ आ जाए तो ये लगाना है, हैं? ये ऑप्शन ये होता। अरे भाई भाई अर्जुन जी भाई कमाल कर दिए भाई, बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया तुमने। ले भाई ये सी कर दिया और ये ए कर दिया, ये सी कर दिया, ये ए कर दिया। तो क्या अब ए कर, ये ए और सी की वजह से हमने प्रायोरिटी दी थी क्या इन्हें? ये ए और सी की वजह से, तो भाई इसमें तो फिर ए ये था, इसके हिसाब से तो ये था, ए प्रतिरोध के कारण लगाना था। नहीं नहीं, पूछना भी तो ये चीज, हाँ भाई। अरे डार्लिंग, पूछना भी तो ये चीज चाहिए ना जो पूछने के लायक हो। पढ़े लिखे अनपढ़ वाली बात कर रहे हो क्या? ये ऑप्शन ए बी सी को मिला के चल रहे हैं हम, या अपने टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल करके चल रहे हैं? या हम अपने टेक्निकल नॉलेज का बताओ, ए बी सी से थोड़ा ही चल रहे। बताओ भाई। तो ये अगर ये सी की जगह भी होता तब भी प्रायोरिटी से ही देकर चलना था। ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस वोल्टेज व धारा पर निर्भर करते हैं, इसको देकर चलना था। हर हद है कन्फर्म मतलब यही बात है भाई, हैं? कमाल कर दिया भाई। पिताजी तो पिताजी है ना, चाहे पापा जी बोल लो, डैडी जी बोल लो, बापू जी बोल लो, है तो बाप ही ना, है तो बाप ही। है भाई, ये कुर्सी रखी है, ये टेबल है, ये टेबल है, इस पे अभी आपके पापा जी बैठे हुए हैं। अब इस टेबल पे आके मामा बैठ गए, तो मामा ही तो कहोगे, कोई पापा जी थोड़ा ही बोलोगे, नहीं बोलते ना हम ऐसे। यही तो,
भाई कुर्सी तो है, उतार लो बेटा इसे, अब आगे चलो। गलती मत करने, कल करके आना। मैं तुम्हें इसमें ही कितने कितने सवाल लगवा दूंगा यार, ऐसे ही कोर्स में ही है। अरे तुम्हें ये तो नहीं लगता कि सर ने सवाल सूल ज्यादा लिखवा दिए भाई ये? नहीं दूसरा भी तरीका, फिर हम सवाल सूल ना करें, छोड़ छाड़ के निकल ले अपना पतली गली से। चलो बेटा, ये इसलिए लिखवाता हूं ना यार, ताकि तुम जो किताबों में देखकर कंफ्यूज होते हो ना, तुम्हें पता हो गया हाँ सर ने ये भी बता रखा, हमें ये भी बता रखा है, तो तब कोई दिक्कत ना हो, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। हो गया भाई, चलो। सूरज जी अभी तक क्लियर ही तो किया, पिछले 20 मिनट से क्लियर ही कर रहा हूं भाई। पिछले 20 मिनट से यही क्लियर कर रहा था कि भाई दोनों सही होते हैं, लेकिन ए को जो लॉसेस वाला है इसको प्रायोरिटी देके चलना है, एग्जामिनर इसको सही मान रहा है। कई बार पेपर में दिया है जेई वाले में, और हमेशा यही दिया है भाई। तो भाई मैं तो वही बता के चल रहा हूँ, पिछले 20 मिनट से एक ही सवाल पर डिस्कशन चल रहा है। चलिए जी आगे नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम। क्वेश्चन नंबर 11 पर एक ट्रांसफॉर्मर में दिए गए चित्र के अनुसार पोलैरिटी टेस्ट किया जाता है। पोलैरिटी टेस्ट किया जाता है जिसमें P2 ग्रेटर देन V1 है। तो पोलैरिटी का प्रकार बताए। यहां आ जाए जी। अरे भाई एक बच्चे ने कहा किताब में सी दिया है। किताब में तुम्हारी जिस किताबों की तुम बात कर रहे हो ना, किताब में ये भी कहा गया है कि प्रतिघात की इकाई मोह होती है। तो मैं किताब के अनुसार मोह लिखाऊं? मोह लिखाऊं? होती है नहीं? फिर तुम ही अपनी किताब में ये भी देख लेना कि जो भी आप राइटर की किताब लोगे, हर एक किताब में एक पेज पे एक या दो गलती जरूर मिलेगी। और मैं ये तुम्हें चैलेंज करता हूं भाई, देखो 1% तो टेक्निकल में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बोलता सही हूं, कई बार अगर हुआ होगा, कई बार बाई चांस की बात है, क्योंकि 100% भगवान भी नहीं कहता, मैं डरता हूं भाई भगवान से। टेक्निकली एक भी कॉन्सेप्ट में तुम गलती बता देना, जो तुम बोलोगे वो इनाम दूंगा तुम्हें। ए नालायको, जब मैंने इसका तुम्हें डायग्राम नहीं बनाया है भाई, ससेप्टिबिलिटी की यूनिट भी दे रहा है, ससेप्टिबिलिटी यूनिट होती है
कौन कहता है? जब नालायको, ये सुन लो मेरी बात, जब मैंने तुम्हें डायग्राम नहीं दिया तो तुमने उत्तर कैसे कर दिया? वो टेक्निक बताओ मुझे। यही तो है तुम्हारे अंदर छिछोरापन। अबे जब चित्र नहीं दिया तब कहां से उड़ा दिया तुमने सवाल? मैं तो चित्र दिया ही नहीं, तो ये टेक्निक कहां से सीख लिया? याद कर लिया नोट्स में? हो सकता है डायग्राम में V1 V2 बदल दूं मैं। ये लो फिर करो तुम याद। ये V2 है, और ये V1 है। अब बताना जरा, अब बदल दिए मैंने V2 को वोल्ट मीटर मान के जबरदस्ती। ये बताओ अब। तो जब भी वोल्ट मीटर यहां कम रीड करेगा, देखो ये कम रीड कर रहा है, तब इसकी इकाई, या इसको हम लोग पोलैरिटी कहेंगे, सबट्रैक्टिव पोलैरिटी। सबट्रैक्टिव पोलैरिटी, घटाने वाली पोलैरिटी। ठीक है, कभी कभी दिल खुश कर देते हो तुम। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से या ट्रांसफॉर्मर को समांतर में चलाने के लिए सबसे जरूरी शर्त है। सबसे जरूरी शर्त है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या शर्त है? ऑप्शन ए, वोल्टेज समान होना। बताओ जी। बी, प्रतिबाधा समान होना। पोलैरिटी समान होना। पावर फैक्टर समान हो। पावर फैक्टर समान हो। बताओ भाई बच्चों, सबसे ज्यादा जरूरी शर्त कौन सी है फिर, जिसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा, जिसके बिना काम चलने वाला ही नहीं है? कौन सा पोलैरिटी? इसके बिना नहीं सोचना बिल्कुल भी नहीं, तो लेने के देने पड़ जाने, दिक्कत हो जाएगी, तो इसके बिना मत सोचना। फिर बेटा एक और आ गया, देखो दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 13। दो भिन्न दो भिन्न टर्न अनुपात वाले ट्रांसफॉर्मर समांतर में जोड़े जाते हैं। समांतर में जोड़े जाते हैं तो एक धारा सिर्फ वाइंडिंग में ही बहती रहती है तथा लोड पर नहीं जाती। लोड पर नहीं जाती। उसे क्या
कहते हैं। लो बेटा मैं भी देखता हूं एग्जामिनर किस लेवल तक जाता। उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लोड धारा, प्राइमरी प्राथमिक धारा, मैग्नेटाइजिंग धारा, सर्कुलेटिंग। बोलो क्या कहते हैं? बोलो क्या कहेंगे? सवाल पढ़ लिया ना, गलती तो नहीं करोगे? दो भिन्न टर्न अनुपात वाले ट्रांसफॉर्मर यदि समांतर में चलाए जाते हैं तो एक ऐसी धारा जो उनके टर्न पर यानी कि वाइंडिंग में ही फ्लो होती रहती है, लोड पर नहीं जाती, जिसको आप कहोगे सर्कुलेटिंग धारा। यदि बेटा ट्रांसफॉर्मर, याद कर लो, यदि टर्न रेशियो दोनों का बराबर हो जाता तो कल भी लिखवाया है सर्कुलेटिंग धारा जीरो हो जाता। सर्कुलेटिंग धारा के कारण दिखाया था कि नहीं कल भी, सर्कुलेटिंग धारा बहेगी तो भैया ट्रांसफॉर्मर में कॉपर लॉसेस ज्यादा होंगे। बताओ लिखाया था कि नहीं तुम्हें? हो गया? हम्म। सर वोल्टेज समान होने का मतलब कल बता दिया था, पैरेलल के लिए जरूरी होती है वोल्टेज भी समान हो, कल बता दिया था। सवाल में क्या पूछा है? सबसे जरूरी शर्त क्या है? पोलैरिटी को सबसे ज्यादा महत्व देके चला जाता। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे चले। क्यों देगा पोलैरिटी और टर्न रेशियो? क्यों देगा बताओ? तब भी पोलैरिटी, टर्न रेशियो पोलैरिटी के साथ में क्यों कुछ भी दे, पोलैरिटी ही होगा। प्राइमरी टू सेकेंडरी? अरे यार वोल्टेज लोड साइड की ही बराबर होनी चाहिए, तुम्हें बाकी से मतलब क्या है? ख्वाहिशें, तुम लोगों की ख्वाहिशें बहुत है बहन करना, कुछ एफर्ट खुद भी तो डालो। मैं चीजें बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लिखा सकता हूँ, करना तो आखिर तुम लोगों को ही पड़ेगा ना भाई। चलिए बेटा नेक्स्ट चलेंगे। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का प्रैक्टिकली डायग्राम होता है बेटा, यहां से कुछ सवाल आ सकते हैं तो भाई ये भी करा देते हैं।
तो बेटा हम लोगों के लिए जो ज़रूरी होता है सबसे ज़्यादा, जो हम नॉर्मली इस्तेमाल भी करते हैं, वो लेकर चलते हैं हम ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर। और ऑयल टाइप से सवाल भी पूछता है, वैसे अलग अलग टाइप है, टाइप्स ऑफ कूलिंग में ये आएगा। लीडिंग पावर फैक्टर या लैगिंग पावर फैक्टर से रिलेटेड जब पर यूनिट इम्पीडेंस इक्वल नहीं होता तब। नहीं, मैं समझा नहीं क्या। लीडिंग पावर फैक्टर या लैगिंग पावर फैक्टर से रिलेटेड जब पर यूनिट इम्पीडेंस इक्वल नहीं होता तब मतलब क्या पूछना चाह रहे हो आप राहुल बाबू? आजकल मेरा आधे से ज़्यादा ग्रुप का काम तो राहुल कर लेता है, तो मैं थोड़ा टेंशन फ्री रहता हूँ, जानकारी वानकारी बच्चों को दे देता है। कल एक बच्चे ने भयंकर लिख तो रखा था कि मुझे लूट लिया, अबे बर्बाद हो गया, कुछ ऐसा ऐसा लिखा तो था, तो मुझे पढ़ के हंसी आ गई। फिर राहुल ने समझाया। बोलो बेटा बोलो, क्या मतलब तब क्या, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ आपसे। लीडिंग लैगिंग मतलब तब क्या पूछना क्या चाह रहे हो, बोलो। जब पर यूनिट इम्पीडेंस इक्वल कौन ट्रांसफॉर्मर लीडिंग या लैगिंग पर पावर फैक्टर पर चलेगा जब पर यूनिट इम्पीडेंस इक्वल नहीं होता। पैरेलल ऑपरेशन में क्या, पैरेलल ऑपरेशन में हाँ लिख रहा है, जान लिख रहा है देखो मैं बता दूं, हमेशा वो ट्रांसफॉर्मर देखो, पहली चीज तो ये है कि तुम मुझे सवाल भेजोगे ना एग्जैक्ट, तब मैं बता पाऊंगा कि वो पूछ क्या रहा है। कोई बात नहीं, चलेगा भाई। एग्जैक्ट मुझे सवाल भेज दो अपने ग्रुप में ही, मैं देख लेता हूँ, तब मैं तुम्हें बता पाऊंगा कि एक्चुअली सवाल का मतलब क्या है, भावनाओं क्या है, भावनाएं क्या हैं, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। अब जसवीर जी कुछ और ही ट्रैक पर हैं। जसवीर जी आपको ये कहा सुना कुछ समझ में नहीं आता क्या? सच में कहा सुने की कुछ शर्म लिहाज नहीं है तुझे? कितनी बार समझाऊं तुझे, बता यार। राजस्थान वालों के लिए रेजिस्टेंस अलग हो जाता है, इम्पिडेंस अलग, और ये अलग हो जाता है। मतलब वो तो पढ़ाई की बात कर रहा है, मैंने बोला सवाल भेज दो, तुम कुछ और। देखो बेटा, तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं इसे, ऑयल ट्रांसफॉर्मर को, ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर को, ठीक है जी, ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर को। तो ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर में देखिए जी, कुछ ये चीजें बनाते हैं हम। बेटा ये तेल भर के रखते हैं और इसमें यहां पर बनाते हैं हम वाइंडिंग। ये प्राइमरी और सेकेंडरी, ये वाइंडिंग करके रखते हैं। तो भाई मैं तुम्हें एक बात बता दी, हिंदुस्तान के अंदर किसी भी एग्जाम में चले जाना, लक्ष्य बैच सबके लिए है। अब बताओ क्या अंग्रेजी में बोला क्या मैं? तो बेटा इसमें भरा रहता है तेल, लेकिन पहले पढ़ना पड़ेगा। मैं किसी एग्जाम को लेकर अभी चले नहीं रहा, एग्जाम को तो मैं तब बांटूंगा जब इसका कोर्स मैं पूरा करवा दूंगा, तब कहूंगा कि इसके लिए ये था, इसके लिए ये था। अभी तो मुझे सारी चीजें सिखाने दो तुम पहले।
मेरी इस बैच को लेकर ये इतनी शानदार स्ट्रेटेजी है कि एक एक बच्चे को सफलता दिला दूं, लेकिन चले तो मेरे साथ में, चलना ही नहीं। जब ये भर दिया हमने इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल, ये यहां पर है ट्रांसफार्मर ऑयल। तो ट्रांसफार्मर ऑयल में आप यूज करते हो नैथफा ऑयल, इसका नाम ही ये है, नैथफा ऑयल इस्तेमाल करते हो। सारी चीजें आएंगी लेकिन शांत रहना भी। यहां से इस बेचारे के लिए सांस लेने के लिए तुम एक छोटा सा टैंक लगा के रखते हो आधा भरा हुआ तेल का, जिसे कहा जाता है कंजर्वेटर। जिसे क्या कहेंगे हम? कंजर्वेटर। और इससे नीचे यहां लगा होता है ब्रीथर। और ब्रीथर में तुम रखते हो सिलिका जेल। ये भर देते हो तुम सिलिका जेल। ये बनाओ, यहां पर क्या बनेगा? ब्रीथर। बाद में लिखाऊंगा इनमें कि किसका क्या क्या काम है। यहां तेल को फ्लो करवाने के लिए ये लगाते हो आप ड्रेन। दो जगह से बेटा आप करते हो अर्थिंग। अभी आएंगे अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट पर भी। आप इसकी बॉडी को अर्थिंग कर देते हैं जी दो जगह से। तो अर्थिंग के लिए हम करते हैं अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट। अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट। और ये जो वाइंडिंग हम लगाते हैं ना, ये वाइंडिंग, इन दोनों वाइंडिंग के बीच में हम एक और टेस्ट करते हैं, जो करते हैं हम इंसुलेशन टेस्ट। इंसुलेशन टेस्ट हम करते हैं मैगर से। सारी चीजें आ जाएंगी, टेंशन ना लो। यहां पर बेटा क्या होता है कि जब तापमान बढ़ता है, अंदर कोई फॉल्ट वगैरह हो जाता है, तापमान बढ़ता है, तो यहां लगी होती है एक्सपेंशन वाल्व। ये जो भी फॉल्ट वगैरह हो जाते हैं इस गैस को बाहर भेजती है। ये लगे होते हैं यहां पर बुशेस। जिन पे तार रखते हो, जिन पे तुम तार रखते हो। और ये होता है यहां टेम्परेचर नापने के लिए टेम्परेचर गेज। ये होता है यहां टेम्परेचर गेज। मतलब ये मोटा मोटा चीजें हैं जो मैंने बता दी तुम्हें। अब देखो बेटा इनसे सवाल क्या क्या है प्रभु। सबसे पहले इससे शुरुआत करेंगे। देखिए ब्रीथर, तो ब्रीथर में सिलिका जेल भरने का क्या उद्देश्य है? तो हम लिखेंगे यह है हवा से नमी को सोख लेता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है नमी को।
और जब ये सिलिका जेल अच्छी यानी कि फ्रेश होगी, अच्छी कंडीशन में होती है, फ्रेश शुद्ध बढ़िया, तब ये होती है कलर में, नीला कलर होता है इसका, नीला। अब तुम्हारी किताब में तो एक में ये उल्टा है। और जब ये मॉइस्चर यानी कि नमी आ जाएगी, नमी ले लेगी, नमी, तब ये हो जाती है पिंक कलर की, पिंक। कई बार ये भी शब्द इस्तेमाल लिख रहा है, वाइट पिंक। तो फिर तुम क्या करते हो, इसे ब्रीथर से निकालते हो, है जी, ब्रीथर है। सिलिका जेल किससे बना होता है, सिलिका जेल सिलिका ही तो है भाई। देखो ये क्या बच्चे का नाम है, राजू। अरे जब नाम ही लिखा दिया सिलिका जेल, तो सिलिका जेल ही तो है। कैल्शियम सोडियम सिलिकेट होता है, कैल्शियम कार्बाइड भी होता है, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड भी होता है। तो दो से बना सकते हो, एक है कैल्शियम क्लोराइड और एक होता है सोडियम। तो केमिस्ट्री वाले मास्टर पूछो, इसमें भी तुमने मुझे खींच दिया भाई, ये तो गलत बात है। यहां से आती है फ्रेश एयर, हवा आती है फ्रेश एयर। ब्रीथर का काम है, ब्रीथर में ही तो है सिलिका जेल। कंजर्वेटर में फ्रेश एयर को भेजना, कंजर्वेटर में फ्रेश एयर को भेजना। ये रहा जी कंजर्वेटर। यह आधा तेल से भरा हुआ टैंक है, जिसकी मदद से ट्रांसफार्मर ऑयल एक्सपेंड, ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल बढ़ता है या सिकुड़ता है। देखो इस टैंक का रोल क्या है, तुम एक बात बताओ बेटा, कि अगर ये पूरा का पूरा ना पानी से भरा हुआ है या किसी भी केमिकल से भर दिया, तो अगर ये पूरा भरा हुआ है तो इसमें जैसे ही तापमान होगा ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि इसमें छेद करके एक और हमने दूसरा छोटा सा पाइप लगा दिया। तो अगर इसमें पूरा भरा हुआ भी है ये, इसमें अगर तापमान होने से ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल बढ़ेगा भी तो ये पटकेगा नहीं, क्योंकि दूसरा टैंक से जुड़ा हुआ है, उसमें ऑयल लेवल भर जाएगा। तो एक तरह से ट्रांसफार्मर के सांस लेना का, ट्रांसफार्मर को सांस दिलाता है ट्रांसफार्मर तेल। सांस किसके थ्रू ले रहा है, कंजर्वेटर के थ्रू। अच्छा जी, इसके बीच में लगी होती है बुकोज रिले। तो बुकोज रिले पूरी पढ़ाऊंगा मैं आपको भैया पावर सिस्टम में, फोल्ट में ये लगी होती है यहां बुकोल्ज रिले। तो इसका काम होती है, यह है, देखो बुकोज रिले सिर्फ और सिर्फ ऑयल ट्रांसफार्मर में ही इस्तेमाल होगा, अदरवाइज किसी में नहीं होता। यह है ट्रांसफार्मर को आंतरिक वोल्ट से सुरक्षा प्रदान करता है। यह ट्रांसफार्मर को आंतरिक
फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है जी। भाई इसका कोई मेटल की जरूरत थोड़ा ही है कि मेटल आपने लोहे वगैरह किसी से भी बना लो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है हमें। ऐसा कोई स्पेसिफिक मेटल नहीं है इसका। यहां आ जाओ जी। ये तो खैर लिखाने की जरूरत नहीं, इंसुलेटर है, तार रखा है। टेम्परेचर गेज पर आ जाओ। यह है ट्रांसफॉर्मर के तापमान को नापता है। देखो जी, एक्सपेंशन वाल में लिख दो बेटा कि जब ट्रांसफॉर्मर में इसी तरह से लेना है आपको, ये पूरा पेज इसी तरह से बनाना है क्योंकि आप रिलेट कर सकते हो। जब ट्रांसफॉर्मर में कोई फॉल्ट हो जाए, फॉल्ट हो जाए तो हानिकारक गैस यहीं से बाहर आती है। हानिकारक गैस यहीं से बाहर आती है। देखिए इंसुलेशन टेस्ट की बात करेंगे, यहां लिखते हैं इंसुलेशन टेस्ट। इंसुलेशन टेस्ट हम क्यों करते हैं? इंसुलेशन टेस्ट करते हैं हम दोनों वाइंडिंग के बीच में। इसे दोनों वाइंडिंग के बीच में प्रतिरोध को नापने के लिए किया जाता है। नापने के लिए किया जाता है। तो भाई क्योंकि दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसे दोनों वाइंडिंग के बीच में प्रतिरोध को नापने के लिए किया जाता है। इसे मैगर की मदद से करते हैं। इसे मैगर की मदद से करते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों वाइंडिंग के बीच में मैगर को जोड़ देते हैं। यदि मैगर अनंत रीड करता है, अनंत मान देता है, तो इसका मतलब है, तो इसका मतलब है कि दोनों वाइंडिंग प्रॉपर इंसुलेट है। और जीरो दे दे तो इसका मतलब गड़बड़ हो गया भाई, दोनों आपस में टच है। तो किस लिए होती है ये कहा हमने, देखिए इंसुलेशन टेस्ट एक दिन एक बच्चे ने बोला था, मैंने कहा भी था थोड़ा शांत रहो सब चीजें आ जाएंगी। तो इंसुलेशन टेस्ट क्यों करते हैं? इंसुलेशन टेस्ट किसकी मदद से करते हैं? मैगर की मदद से करेंगे। और ट्रांसफॉर्मर के दोनों वाइंडिंग के बीच में प्रतिरोध को देखने के लिए करते हैं कि कहीं दोनों वाइंडिंग टच तो नहीं हो गया आपस में जी। अब एक आता है बेटा हमारा अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट। एक होता है अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट।
तो अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट इसलिए किया जाता है कि ट्रांसफॉर्मर बॉडी प्रॉपर अर्थ है या नहीं। क्या कहेंगे इसे? यह देखने के लिए करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर बॉडी सही तरीके से अर्थ है या नहीं। इसे टेस्ट लैंप की मदद से करते हैं। इसे किसकी मदद से करेंगे? टेस्ट लैंप की मदद से करेंगे। भाई साहब ये क्या लिखा है? अनंत पर, अनंत पर। मैं अगर अनंत पर लिखा है देख लो, पढ़ लो। भाई ट्रांसफॉर्मर, ये कब कहा कि ट्रांसफॉर्मर को डब्बे में पैक करके तुम्हें ये टेस्ट करना है? हाँ जी। इसे यह देखने के लिए करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर बॉडी सही तरीके से अर्थ है या नहीं। इसे टेस्ट लैंप की मदद से करते हैं। टेस्ट लैंप के एक टर्मिनल को हम किससे जोड़ेंगे? सप्लाई से, या एक टर्मिनल को फेज से जोड़ते हैं तथा एक को ट्रांसफॉर्मर की बॉडी से। एक को ट्रांसफॉर्मर की बॉडी से जोड़ते हैं। यदि बल्ब जल जाए, यदि बल्ब या लैंप जल जाए या ब्राइट करे, यदि बल्ब जल मतलब फूकना नहीं है, वो ब्राइट करे, जल जाए तो ट्रांसफॉर्मर बॉडी सही अर्थ है, सही अर्थ है। चलो जी, अभी आते हैं ट्रांसफॉर्मर ऑयल पर। ट्रांसफॉर्मर ऑयल है कौन सा? नेथफा ऑयल। तो मैं इसलिए लिखा रहा हूं, आपको पूरा एक पे ही फाइनल करना है इसे, ताकि रिवीजन में आसानी हो जाए। देखो बेटा, ट्रांसफॉर्मर ऑयल ये लिखा गया है, नेथफा ऑयल इस्तेमाल करेंगे जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, लगभग 95 kV पर mm से लेकर 100 kV पर mm या उससे भी ज़्यादा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना हाई होगा उतना ही अच्छा ट्रांसफार्मर ऑयल माना जाएगा। एक तो ये है। ट्रांसफार्मर ऑयल की बार बार पूछ रहा हूं मैं भाई, 1 ओम बार बार बोलता हूं, अर्थिंग कहीं भी करेंगे 1 ओम आप लेकर चलिए। अगर कहीं पर ऐसी है कि अर्थिंग करना मुश्किल है तो मैक्सिमम आप जैसे हिलेरिया वगैरह या रेगिस्तान में देखते हो तो 8 ओम तब लेकर चलते। ये तो रखी टैंक नहीं यार, ये टैंक से नहीं, ये यहां पर ये सीधे ट्रांसफॉर्मर के डब्बे से जुड़ी हुई है, बुकोज रिले और कंजर्वेटर के बीच में रखी तो है। अच्छा जी भाई, यहां कोई फोल्ड पढ़ाया मैंने? हाँ भाई जसवीर जी, अगर बल्ब का एक टर्मिनल इससे जोड़ दिया और एक इससे जोड़ दिया टैंक से,
तो ये तभी जलेगा जब ये प्रॉपर अर्थिंग है, तभी से क्लोज्ड पाथ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अगर ये तुमने ये नहीं है तो एक टर्मिनल यहां लगा दो, एक यहां जला दो, तो वो जलेगा ही नहीं लैंप। तो पहले लाइनों पढ़ लो भाई क्या लिखा है भाई। बेटा ये पेपर में आती है बहुत ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट है। 95 केवी पर एमएम, ऐसी हाई होनी चाहिए 95 केवी पर एमएम। मुझे नहीं पता राम आशीष जी भाई, मुझे नहीं पता कितनी मरकरी स्विच लगी होती है, मुझे नहीं पता। ओह, एक ही तो है यार, ये एक ही तो है, मैंने स्पेलिंग अलग लिख दी है। नेथफा ऑयल यही है। चलो मैं इसे नेपा ऑयल ही कर दूं। चलिए जी आगे। ट्रांसफॉर नेथफा ऑयल, नेफ्था ऑयल ये एक ही है। अब आ जाओ जी ट्रांसफॉर्मर पर ही कुछ और बिंदु पर। बेटा एक ऐसा पॉइंट होता है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर ट्रांसफॉर्मर ऑयल जल जाए, खराब हो जाए। तो ये 160 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई ट्रांसफॉर्मर ऑयल के यहां दो काम है, देखो तेल दो कार्य करता है, दो कार्य करता है। एक क्या काम है, कूलिंग का, और दूसरा काम है इंसुलेशन का। तो फ्लैश पॉइंट 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर ये बेचारा इंसुलेशन प्रॉपर्टी गंवा देगा, है ना। तो ये लगभग आपका भाई जितना हाई हो उतना बढ़िया। तो 140 160 तक ठीक है, कभी आपको देगा नहीं 140 160 ना, ये लगभग वैल्यू है। दूसरा यहां पर देखिए बेटा, इसी में आता है एक फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जिस पर आकर ये तेल जम जाए, तो ये लगा लो आप 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। इस तेल में गाढ़ापन नहीं होना चाहिए, तेल में गाढ़ापन नहीं होना चाहिए, तेल में गाढ़ापन नहीं होना चाहिए जी। यार आजकल 30 तो बहुत बेकार स्थिति में है, 30 तो बहुत बेकार स्थिति की बात होगी। अब तो बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छे अच्छे ऑयल इस्तेमाल कर रहे हो जिनके 100 से ज़्यादा है। तो ये 95 केवी पर एमएम, किताब अपडेट नहीं करी अलग बात है। नॉर्मली हम इसी रेंज में इस्तेमाल करते हैं यार। सिलिकॉन हैता हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर से। भाई तुमने पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता, मैं तो नेथपा ऑयल एक ही पढ़ा है और वही पेपर के लिए ज़रूरी है।
हो गया ये। तो अब देखो तुम्हें क्या क्या चीज़ें करवानी है। तुम्हें करवानी है कूलिंग, तुम्हें करवानी है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, सेल टाइप और बैरी टाइप ट्रांसफॉर्मर। कूलिंग करवानी है, और एक और था, एक करवानी है तुम्हें ट्रांसफॉर्मर ऑयल की टेस्टिंग जब हम करते हैं। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें बची हुई हैं, तो ये कल आपका मैं ख़त्म कर दूंगा। एक आपको ये भी बता दूंगा हेलिकल वाइंडिंग कैसे बनाते हैं, पेपर में आ जाए तो एक लगाने को 1 नंबर आ ही जाए। जसवीर जी अपने नोट्स ओपन करके देखिए भाई। भाई आपको जिस दिन मैंने एफिशिएंसी बताया उस दिन ऑल डे एफिशिएंसी नहीं बताया। ओ बरबो, अरे वैसे तो बहुत है, बूस्टर भी है, वेरिएबल ट्रांसफार्मर भी है। लिख लिया आपने ये सभी? बोर्ड पे कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन आप तो अपनी बातों में लगे हुए थे भाई, आप तो अपनी बातों में लगे हुए थे। हाँ इंस्ट्रूमेंट देखो ना, अलग ही चल रहा। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर का हिस्सा नहीं होता, वो मेजरमेंट का हिस्सा होता है। और तुम्हें कह भी रखा मैंने 5-6 पेज छोड़ के रखना ये। हाँ भाई, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा होता है। ये रहा तुम्हारा प्रैक्टिकली सिनेरियो सब। लिख लिया सबने ये? TTPTA इसके हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में पढ़ते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, यहाँ से आगे कल करेंगे फिर, ठीक है? कल ये फिनिश हो जाएगा भाई, तो कल मुझे बता देना कि हाँ सर ये हमने नहीं पढ़ा, तो भाई उसे करा देंगे। कल बताना जब कल का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। भाई बहुत टफ पढ़ाया क्या? हाँ भाई बहुत टफ पढ़ाया क्या? अच्छा सच बोलो यार। हाँ भाई सच बोलो, ये बुकोज रिले का कनेक्शन कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन थोड़ा ही है। जब मैंने आपको एक काम कहा कि भाई अब देखो, जो सवाल तुम पहले लेक्चर में पूछ रहे थे, लास्ट तक आते आते तुम्हें हर सवाल के जवाब खुद मिलेंगे। अब मैंने तुम्हें कहा कि मैं फोल्ट में बुकोज रिले को पढ़ाता हूं, तो जब बुकोज रिले अब मैंने पढ़ाई नहीं। अच्छा भाई ईमानदारी से बताओ, अच्छा कभी मेरे से छूट गया हो? ये जसवीर जी कह रहे सर ऑल डे एफिशिएंसी, जिस दिन एफिशिएंसी, हाँ भाई जो आप लोग हो लाइव अभी, ऑल डे एफिशिएंसी जिस दिन पढ़ाया उस दिन लास्ट में, सबसे लास्ट में फॉर्मूला क्या था? भाई हो सकता है मेरे से छूट गया हो। अगर नहीं पढ़ा है तो लिखा देंगे, मेरा तो 2 मिनट का था। चलो जी धन्यवाद, कल मिलेंगे वही 9 बजे अपना। आज शाम को 5 बजे एक सेशन भी है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को।